तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो सोशल साइंस का पेपर है एसएसटी का, जो 7 फरवरी का होने वाला है, उसका वेरी शॉर्ट टाइप जितना भी क्वेश्चन है यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही वीडियो में सारा का सारा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वैसे बाहर नहीं आएगा, सारा का सारा यहीं से आएगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल भी आसान भाषा में है, जिसको आप एक बार देख लेते हैं तो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जल्द ही मैं इसका जो 3 मार्क्स है और 5 मार्क्स का सारा का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं, यानी कि सत्याग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अन्याय का विरोध करना। यानी कि सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के मार्ग पर और बिना हिंसा किए हुए क्या करते हैं, अन्याय का विरोध करना है, ठीक है। इस विचार को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सत्याग्रह में लोग बिना हिंसा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें सत्य, धैर्य और प्रेम की शक्ति से गलत कामों को विरोध किया जाता है। यानी कि जो सत्याग्रह है उसका शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और इसमें गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों का मांग करने के लिए किया था, ठीक है। और इसमें का सत्य, धैर्य और प्रेम की शक्ति से गलत कामों को विरोध करना है। यानी कि जो अंग्रेजी शासन गलत काम कर रहे थे उसका विरोध करने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए क्या सत्य के मार्ग पर चलकर अपना वो लोग अधिकार मांगते थे, इसी को सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नाम बताइए, ठीक है। तो 2 राजनीतिक दल पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पर मार सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन अभी करता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 राष्ट्रीय दल का नाम बताइए, ठीक है। तो मार दीजिएगा आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए। क्या कर रहा है कि गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पनादर्श यानी कि यूरोपीय किसे कहते हैं। तो कल्पनादर्श यूरोप में फैला हुआ विचार है जिसपे भावना, कल्पना और प्रकृति की सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि यूरोप में फैला एक ऐसा विचार है जिसमें क्या भावना हो गया, कल्पना हो गया और प्रकृति की सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसे कल्पनादर्श कहते हैं। इसमें इंसान की भावनाओं और सोच को तर्क से ऊपर रखा जाता है। यानी कि इसमें जो ह्यूमन सोच है उसको भावनाओं से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सड़क परिवहन की 2 विशेषताओं को लिखिए। यानी कि सड़क परिवहन का किन्हीं 2 विशेषता को लिखिए, ठीक है। तो सड़क परिवहन घर तक सेवा देता है। यानी कि जो सड़क परिवहन है जिसपे कार हो गया, बस हो गया, बाइक हो गया, ये सब क्या है, सड़क परिवहन का उदाहरण है। और यह घर तक सेवा देता है, यानी कि आपको घर तक पहुँचाने आता है, ठीक है। जबकि ऐसा रेल पथ में नहीं होता है, रेल मार्ग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा जो विशेषता है वो है कि यह कम दूरी के लिए सस्ता और सुविधाजनक होता है। यानी कि जो सड़क परिवहन है वो कम दूरी करने के लिए सस्ता और सुविधाजनक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। यानी कि मुद्रा किसे कहते हैं उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि मुद्रा वह साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है। यानी कि मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु को खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं, ठीक है। यह खरीदी बिक्री को आसान बनाती है और विनिमय में मदद करती है। यानी कि खरीदी बिक्री में आसान बनाती है जो मुद्रा होती है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को आसान से खरीद सकते हैं और किसी भी चीज़ को आसानी से बेच सकते हैं और मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि विनिमय में मदद करती है, यानी कि व्यापार में मदद करती है मुद्रा, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। तो जो कंपनी एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करता है या उत्पादन करती है। यानी कि ऐसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में, यानी कि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो भारत हो गया और चीन में व्यापार कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करता है, ठीक है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनियों का मुख्य कार्यालय एक देश में होता है लेकिन काम कई देश में चलता है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसका कार्यालय, यानी कि जो उसका कार्यालय है वो किसी एक देश में रहेगा। यानी कि जहाँ का कंपनी है उसी देश में उसका रहेगा कार्यालय और वहीं से सारा कामकाज चलता है और अपना कई देश में क्या करता है, व्यापार करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। यानी कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं।
तो निरंकुशवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या शासक के हाथ में होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो शक्ति होता है, जो पावर होता है, किसी एक व्यक्ति के पास या एक शासक के पास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। इसमें जनता की राय और अधिकारों का महत्व नहीं दिया जाता है, यानी कि इसमें जनता के जो जरूरतमंद चीज़ है उसको महत्व नहीं दिया जाता है और जनता के अधिकारों का हनन किया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। ठीक है, तो जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो किसके कारण उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड जो 1922 में हुआ था के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना में आंदोलन हिंसक हो गया था, पुलिस थाने में आग लग गई थी। गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, इसलिए उन्हें लगता है कि आंदोलन सही दिशा में नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने वापस लेने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो 1922 में चोरी चोरी हत्याकांड हुआ था उसमें जो जनता थे जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया, यानी कि मारकाट करने लगे और एक पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण कई पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी कि सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है, जो पावर है पावर का बंटवारा क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि सारी शक्तियां एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं हो। यानी कि सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है कि जो सारी शक्तियां होता है वो किसी एक व्यक्ति या एक समूह के पास नहीं होना चाहिए, नहीं हो। ठीक है, इससे अलग अलग समूहों और क्षेत्रों को सरकार में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है, टकराव कम होता है और देश में एकता बनती है। यानी कि शक्ति के बंटवारा के कारण ही जो कोई राज्य है वो अपना जरूरतमंद आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। ठीक है, और सत्ता के बंटवारा के कारण ही लोकतंत्र मजबूत होता है, यानी कि लोकतंत्र मजबूत होता है और टकराव कम होता है, यानी कि हिंसा कम होता है और लोकतंत्र मजबूत बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं, यानी कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और इसका घटक बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि राजनीतिक दल वह संगठन होता है जो चुनाव लड़कर सरकार बनाता है और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल वह होता है जो चुनाव में खड़ा होता है और भाग लेता है और चुनाव जीतकर अपना सरकार बनाने का कोशिश करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जनता के हितों में नीतियाँ बनाना होता है, यानी कि सरकार बनने के बाद जनता का हितों में कार्य करता है जो राजनीतिक दल होता है। ठीक है, और इसका 3 घटक होता है। कौन कौन, एक नेता होता है यानी कि जो मंत्री होता है वो होता है, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य यानी कि जो कार्य करने वाले सदस्य होते हैं वो हो गया, और तीसरा समर्थक यानी कि जो मतदान करता है, जो वोट देता है, वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपजाऊ भूमि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती है जिसमें फसल अधिक होता है वो किसे कहते हैं और वह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, जिस भूमि में फसल उगने की अच्छी क्षमता होती है और जिसमें पोषक तत्वों की अधिक होती है उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस भूमि में फसल ज़्यादा पैदा होता है और जिसमें पोषक तत्व अधिक होती है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं उपजाऊ भूमि। और यह उपजाऊ भूमि अधिकतर नदी घाटियाँ, मैदान क्षेत्रों और जलोढ़ मिट्टियाँ वाले इलाकों में पाई जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में। यानी कि जो उपजाऊ भूमि होता है वो अधिकतर नदी घाटी हो गया, मैदान हो गया और जलोढ़ मिट्टियाँ वाले इलाकों में पाई जाती है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो गया, ये सभी जगह क्या होता है, उपजाऊ भूमि पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है, यानी कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र है जो झारखंड में आता है उसको खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लौह अयस्क कोयला बक्साइट तांबा और अब्रक जैसे खनिजों बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो छोटा नागपुर वाला इलाका है उसमें कोयला हो गया, अयस्क लोहा हो गया, बक्साइट हो गया, तांबा हो गया, अब्रक जैसे खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन खनिजों के कारण इस क्षेत्र में उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि जो तत्व है, धातु है, इसी कारण जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें विकास हुआ है, इसी कारण से उसको
क्या कहा जाता है, खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और कहता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पर कितना आय हो रहा है, कुल आय को वहाँ की कितना जनसंख्या है उसे भाग देने पर जो निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। चाहे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय, यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय लिखिएगा, कुल राष्ट्रीय आय आप अच्छा से लिख लीजिएगा। यहाँ पर मेरा माउस इस तरह अच्छा नहीं लिखते हैं, कुल राष्ट्रीय आय बटा में लिख दीजिएगा कुल जनसंख्या। ठीक है, कुल जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय, इसी को कहते हैं। यानी कि कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरा माउस है इस चलते मैं अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और कहता है कि कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए, यानी कि जो कॉर्न लॉ है वो क्या है। तो उसके बारे में जानते हैं कि जो कॉर्न लॉ था ये ब्रिटेन में बनाया कानून था, यानी कि जो कॉर्न लॉ था वो ब्रिटेन में बनाया गया एक कानून था। इसके तहत विदेशी अनाज के आयात पर भारी कर लगाया जाता था, यानी कि इस कानून के तहत जो विदेशी अनाज था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, ताकि देश के किसानों को लाभ मिले। ठीक है, और यह कानून इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि इससे अनाज महंगा हो गया था और आम लोगों व मजदूरों को भोजन खरीदने में कठिनाइयाँ हो रही थी। यानी कि इस जो कॉर्न लॉ कानून था इसको समाप्त करने के पीछे क्या हो गया था कि जो अनाज था, अनाज बहुत महंगा हो गया था, जिसके कारण जो गरीब किसान लोग थे, आम जनता थी, वो अनाज को नहीं खरीद पाते थे। अनाज खरीदने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी, इसी कारण से उसको समाप्त कर दिया गया। उद्योगपति भी सस्ता भोजन चाहते थे ताकि मजदूरी कम रखी जा सके। ठीक है, यानी कि जो उद्योगपति लोग थे वो चाहते थे कि वो भोजन का जो कीमत है वो कम हो जाए, जिसके कारण उन लोगों को सस्ता मजदूर मिल सके। ठीक है, और इसके जो परिणाम स्वरूप कि कॉर्न लॉ को समाप्ति से विदेश सस्ता अनाज ब्रिटेन आने लगा, अनाज सस्ता हुआ और उद्योगों को बढ़ावा मिला। यानी कि जो कॉर्न लॉ हो गया उसको समाप्त करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सस्ता जो हो गया वो अनाज सस्ता हो गया, जिसके कारण अनाज सभी लोग खरीद कर खाने लगे और उद्योगों को बढ़ावा मिला। यानी कि जो भारतीय उद्योग थे उसको बढ़ावा मिल गया, अनाज सस्ता हो गया, जिसके कारण जो मजदूर लोग थे वो सस्ते दामों में मिलने लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कि ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। जो ब्रिटेन की महिला थी उन्होंने जो मशीन था स्पेनिंग जेनी मशीन उस पर हमला क्यों किया। तो जो ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर इसलिए हमला किया क्योंकि इस मशीनों के आने के कारण जो हाथ से काम करने वाले रोजगार का छीन गया था। यानी कि जो स्पेनिंग जेनी मशीन था वो मशीन आ गया था, तो जो वहाँ के महिला लोग थी, ब्रिटेन के महिला लोग, उसका जो हाथ से करने वाला रोजगार था वो छीन गया था। सारा का सारा काम जो था मशीन करता था, जिसके कारण वहाँ की महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। इसी कारण से उन्होंने स्पेनिंग जेनी जो मशीन आया था उस पर हमला किया। मशीन तेजी और सस्ते से कपड़ा बनाने लगे, जिससे महिलाओं को कम काम मिलने लगा। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उन्होंने मशीन का विरोध किया। यानी कि जो मशीन था वो बहुत तेजी से काम करने लगा और वहाँ पर महिलाओं की जरूरत नहीं पड़ने लगा। इसी कारण से जो वहाँ की महिलाएं थी अपना रोजी रोटी बचाने के लिए उन्होंने जो मशीन था उसका विरोध किया और हमला किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। और कहता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। यानी कि जो दबाव समूह होता है और राजनीतिक दल में दोनों में क्या अंतर है। तो इसका अंतर आसान भाषा में देखिए यहाँ पर कि दबाव समूह सरकार पर अपने हितों के लिए दबाव डालते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। यानी कि कहने का मतलब है कि जो दबाव समूह होता है वो अपने अधिकार, अपने जो नियम होता है उसको मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है और वह लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर रहा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। यानी कि सत्ता का बंटवारा किन किन क्षेत्रों में होता है उसका वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखें, 2 मार्क्स से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का जहाँ तक प्रयास रहेगा कि शॉर्ट में और VVI इंपॉर्टेंट आंसर लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। चलिए इसका जो आंसर है कि सत्ता के साझेदारी का मुख्य रूप इस प्रकार है। यानी कि सत्ता का बंटवारा
इस प्रकार है। पहला जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी, यानी कि जो सत्ता शक्ति होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंट जाता है। संविधान के अनुसार कुछ अधिकार केंद्र के पास और कुछ राज्य के पास होता है, यानी कि संविधान कहता है कि कुछ जो शक्ति होता है वो केंद्र के पास दिया जाना चाहिए और कुछ शक्ति को राज्य के पास दिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि सरकार के अंगों के बीच साझेदारी, यानी कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच जो शक्ति होता है उसको बंटवारा बांटा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो है विभिन्न सामाजिक समूहों में साझेदारी, यानी कि अल्पसंख्यक हो गया, पिछड़े वर्ग हो गया और जो पिछड़ा वर्ग हो गया उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उसको आरक्षण दिया जाता है, पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दिया जाता है, जिसके कारण वो लोग क्या करे कि समाज में आगे बढ़े। ठीक है। और चौथा यहाँ पर जो है कि राजनीतिक दलों में साझेदारी, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसमें भी बंटवारा होता है। सत्ता अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच बांट जाती है, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें अलग अलग मंत्री होती है और सभी मंत्री के अलग अलग कार्य होते हैं। इसी कारण से जो शक्ति होता है वो सभी राजनीतिक दलों के पास बढ़ जाती है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि कृषि विभाग का अलग शक्ति रहेगा, यानी कि जितना भी विभाग होते हैं, कृषि विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, जितना भी मंत्रिमंडल होते हैं सभी के बीच क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती है उसको बांट दिया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है। तो जैव विविधता का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से है, यानी कि जैव विविधता का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जीव हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। ठीक है। और इसका विशिष्ट क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बहुत अधिक और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है उसे जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र यानी कि हॉट स्पॉट कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जौन क्षेत्र में जिस जगह में अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है उसी को हम लोग जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जिस क्षेत्र में काम काज सरकार खुद चलाती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जिस जगह में सरकार जो होती है वो काम काज स्वयं चलाती है। ठीक है। उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना होता है, ना कि केवल मुनाफा कमाना, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो जनता की सेवा करना होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें पैसे के बिना वस्तुओं के बदले वस्तु बदली जाती थी। इस प्रणाली में लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पाने के लिए दूसरी वस्तु देते थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब है कि मान लीजिए किसान है, उन्होंने चावल उगाया और दूसरा किसान है उसको चाहिए कपड़ा। तो ठीक है, जो जो आदमी यहाँ पर गेहूँ उगाया है, चावल उगाया है, उसको कपड़ा देगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गेहूँ देगा और इसके बदले में क्या करेगा, कपड़ा ले लेगा। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि अदला बदली, जो सामान होता है सामान को अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है कि पूर्ण औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण औद्योगिकरण का मतलब है कि पूर्ण औद्योगिकरण का मतलब है वह समय जब फैक्ट्रियां नहीं थी और लोग घर पर छोटे स्तर पर हाथ से सामान बनाते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि पूर्ण औद्योगिकरण का मतलब वह है कि जब जब फैक्ट्री नहीं लगी थी, जब देश में फैक्ट्रियां नहीं लगी थी और जो आदमी लोग थे, आम जनता थे, उन्होंने छोटे स्तर पर हाथ से सामान बनाते थे। ठीक है। उस समय मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था, उसी को कहते हैं पूर्ण औद्योगिकरण। यानी कि जिस समय फैक्ट्रियां नहीं लगी थी और मशीन नहीं थे, जिस समय आदमी लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे, उसी को कहते हैं पूर्ण औद्योगिकरण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने से कोई 4 कारण बताइए, यानी कि 19वीं सदी के आसपास लंदन शहर की आबादी क्यों बढ़ गया, इसका कारण बताइए। इसका जो कारण है वो पहला है कि गांव से लोग रोजगार की तलाश में लंदन आने लगे, यानी कि जो गांव वाले लोग थे उन्होंने रोजगार करने के लिए उन्होंने लंदन जाने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ पर आबादी बढ़ गया। ठीक है। दूसरा जो कारण है कि कारखानाओं और उद्योगों की संख्या बढ़ गई, यानी कि जो लंदन शहर था वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत लगने लगी, उद्योग शुरू हो गए, इसके कारण से वहाँ पर संख्या बढ़ गया, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गया। ठीक है। और जो यहाँ पर तीसरा जो कारण है कि व्यापार और बंदरगाह के कारण काम के अवसर बढ़े, यानी कि वहाँ पर व्यापार होने लगा, जगह जगह पर बंदरगाह बनाने लगा, यानी कि जहाँ पर समुद्र के रास्ते पर व्यापार करते थे उसी को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह
बन गया, उसी कारण से वहाँ पर क्या होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। ठीक है, यहाँ पर जो चौथा कारण है कि बेहतर सुविधाओं यानी कि रहने, इलाज आदि के कारण लोग शहर में बसने लगे, यानी कि बेहतर सुविधा पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इलाज पाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए लोग क्या करने लगे कि लंदन शहर में जाकर रहने लगे। इसी कारण से जो लंदन शहर है उसका आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेष विशेषता बताइए, यानी कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताना है, यानी कि बेल्जियम का जो संघीय व्यवस्था है और भारतीय संघीय व्यवस्था, उसमें से मिलती जुलती एक विशेषता बताना है। ठीक है, तो इसका जो विशेषता है कि भारत और बेल्जियम दोनों में केंद्र और राज्य की भी सत्ता का बंटवारा किया गया है, ताकि कोई भी सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में ना रखे, यानी कि जो भारत देश है और जो बेल्जियम देश है, दोनों में जो शक्ति होता है वो दो स्तर में बांटा जाता है, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास जो शक्ति है उसको बांट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार सारे शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं रखे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है कि भारत का सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे, यानी कि जो भारत का सौर ऊर्जा है उसका जो भविष्य है वो उज्जवल है कैसे। तो इसका जो कारण है कि भारत में धूप बहुत अधिक मिलती है, यानी कि जो भारत देश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, यानी कि गर्मी पड़ती है। ठीक है, और सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए सौर ऊर्जा सस्ती, साफ और भविष्य में ऊर्जा की बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा धूप पड़ने के कारण सरकार क्या कर रही है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यही कारण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहता है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण से कृषि में क्या प्रभाव पड़ा था। चलिए देखते हैं कि वैश्वीकरण से किसानों को अपना उत्पाद विदेशों से बेचने का मौका मिला है, यानी कि जब वैश्वीकरण हो गया, जब दो देशों ने मिलकर व्यापार शुरू करने लगे तो जो किसान अपना उत्पादन को विदेशी बाजार में बेचने का मौका मिल गया था, लेकिन सस्ते विदेशी कृषि सामान आने से कई छोटे किसानों को नुकसान हुआ, यानी कि क्या हुआ कि जो विदेशी सामान थे वो सस्ता मिलने लगा, जिसके कारण भारतीय सामानों को बहिष्कार किया जाने लगा और जो विदेशी वस्तु थी जो सस्ती मिलती थी उसको क्या करने लगे, जो लोग थे, आम जनता थे, उन्होंने खरीदने लगा, जिसके कारण जो छोटे किसान थे उनका नुकसान होने लगा, यानी कि जो छोटे किसान थे उन्होंने लागत लगाकर कृषि किया तो उन लोग कैसे सस्ता में बेच देंगे, और जो विदेशी व्यापार थे, जो विदेशी लोग थे, उन्होंने भारत में आकर सस्ता सामान देने लगे, जिसके कारण जो भारतीय आदमी थे, जो भारतीय जनता थे, उन्होंने सस्ता सामान को खरीदने लगा। ठीक है, इसी कारण से जो किसान थे, किसानों को नुकसान पहुंचने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहता है कि मुद्रा की परिभाषा लिखिए, यानी कि मुद्रा यानी कि पैसा किसे कहते हैं उसका परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने में या बेचने में किया जाता है, यानी कि जो पैसा है, पैसा का इस्तेमाल हम लोग वस्तुओं को खरीदने या बेचने में करते हैं। ठीक है, यह लेन देन का आसान बनाती है, यानी कि लेन देन आसान बनाती है, और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करती है, यानी कि जो पहले बार्टर सिस्टम चला था, वस्तु के बदले वस्तु चलता था, उसमें कई सारे परेशानियाँ हो जाती थी, उसको दूर करने के लिए मुद्रा का उपयोग शुरू हो गया। ठीक है, मुद्रा के रूप में सिक्का हो गया, नोट हो गया और बैंक जमा का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा के रूप में जो सिक्का था, नोट था, और जो आदमी लोग बैंक में जमा करते थे पैसा, उसका उपयोग शुरू हो गया मुद्रा के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कहता है उदारीकरण की परिभाषा दीजिए, यानी कि उदारीकरण का परिभाषा क्या होगा उसको लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और नियमों को कम करना या हटाना, यानी कि जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं अनावश्यक नियंत्रण, यानी कि कोई कानून बनाया जाता है जो अनावश्यक है उसको हटाना या कम करना, उसी को कहते हैं उदारीकरण। इसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार और निवेश से अधिक स्वतंत्रता दी जाती है ताकि लोग आसानी से व्यवसाय कर सके, यानी कि कहने का मतलब है कि जब उदारीकरण हट जाएगा, अनावश्यक नियंत्रण हट जाएगा, नियंत्रण, तो जो आम जनता है उन लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे, निवेश करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि आसानी से क्या हो सके, व्यवसाय कर सके। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा है, अगला है कि भारतीय में उदारीकरण का नीति 1991 में अपनाई गई, जिससे देश का अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होने लगा, यानी कि जो उदारीकरण का नीति था उसको 1991 में अपनाया गया, जिसके कारण देश में काफ़ी प्रगति हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आप लोगों का टॉप पीवीआई 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जल्द ही मैं इसका जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको भी लेकर आने वाला हूँ।
तो यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।